बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई जब बहुजन समाज पार्टी आप लोग क्यों चुनाव लड़ते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी तो आज ये नारा लगाती है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दिल्ली जाएगा। तो जिन्हें ब्राह्मणों के शंख पे भरोसा है तो वो उनके शंख का इंतजार करें और हाथी को दिल्ली लाएं। हमारी जो चाहत है, हमारी जो सोच है कि बहुजन समाज की जो सामाजिक और आर्थिक मुक्ति कैसे सुनिश्चित हो, वो चाहत तभी पूरी होगी जब राजनीतिक और सामाजिक जो सत्ता है वो ब्राह्मणों के हाथ से छिटकेगी। तो जो दक्षिण और उत्तर का गैप है उसको हम दो कामयाब आइडियोलॉजी को साथ लाके उस गैप को खत्म करें और हम राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट क्रिएट करें। जो राजनीतिक समझ है वो कांसीराम से हमने ली है, जो सामाजिक समझ है वो पेरियार से हमने ली है, और इसीलिए हमने अपनी पार्टी का नाम बहुजन द्रविड़ पार्टी रखा। बहुजन मतलब बहुजन आंदोलन का प्रतीक और द्रविड़ मतलब द्रविड़ क्रांति का प्रतीक। जय कांसीराम। मेरा नाम अशोक साकेत है और मैं बहुजन द्रविड़ पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एक्चुअली बहुजन द्रविड़ पार्टी की स्थापना हमने 2019 में की थी। इसके पहले 2012 से 2018-19 तक हमने पूरे देश में सामाजिक मूवमेंट चलाया। उससे पहले हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे। बहुजन समाज पार्टी में हम जैसे लाखों लोग इसलिए जुड़े थे तो मान्यवर कांसीराम साहब ने आह्वान किया कि ये जो सदियों से जो शोषण की प्रथा चली आ रही, व्यवस्था चली आ रही है, उसको खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए उन्होंने, बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी 1932 में, जो पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट के माध्यम से हमारे लोगों को राजनीतिक बधियाकरण कर दिया गया। वहां से चमचावाद का जन्म हुआ। लेकिन जब कांसीराम जी ने उस मूवमेंट को समझा तो उन्होंने देखा कि दलित बनके हम राजनीति में सफल नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें राजनीति में सफलता चाहिए तो हमें दलित से बहुजन बनना पड़ेगा। ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था के आधार पे जो शोषित पीड़ित जातियां हैं उनका शोषण 19-20 है, लेकिन होता सबका है। तो इसलिए जो जातियां ब्राह्मणवाद से शोषित है, पीड़ित है, उनको सबको एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, बहुजन समाज बनना चाहिए, और बहुजन समाज बन के हम उसको राजनीति में अपनी सत्ता स्थापित करके हम इस जातिवाद को, इस ब्राह्मणवाद को खत्म कर सकते हैं। तो जब उन्होंने अपील की, देश भर में लोग जुड़े, हम लोग भी लगे और अपने अपने क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। लेकिन मान्यवर कांसीराम साहब की डेथ के बाद वो एक जो उम्मीद जगी थी पूरे देश में, ये अशोक के टाइम के बाद, अशोक के काल को, सम्राट अशोक के काल को तो हमने नहीं देखा, लेकिन बहुजन समाज, दबा कुचला समाज अशोक के बाद अगर वाकई सत्ता में आया था वो सिर्फ मान्यवर कांसीराम साहब की वजह से। 2000 वर्षों के बाद हम उस सम्मान को पाने में कामयाब हुए थे। लेकिन दुख की बात, मान्यवर कांसीराम साहब की डेथ के बाद सारी चीजें बदलनी शुरू हो गई। जिनके हाथ में नेतृत्व आया उन्होंने उस विचारधारा को बचा के नहीं रखा। जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, जो बहुजन समाज था, पहले तो उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। फिर उन्होंने नारा दिया, अब ये हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ब्राह्मण शंख बजाएंगे तो हाथी दिल्ली जाएगा। तो इस तरीके से लोगों के पास ये मजबूरी हो गई कि एक तरफ मान्यवर कांसीराम साहब का कैडर था, अब उस कैडर को आप ब्राह्मण के साथ बैठ के समाज को क्या कैडर दोगे? तो कैडर बंद हो गए लोगों में, जो बहुजन विचारधारा की चर्चा थी वो बंद हो गई। लोगों में जो अवेयरनेस पैदा हो रही थी वो खत्म हो गई, और मायावती जी ने सिर्फ दलित ब्राह्मण पे फोकस किया। बाकी जो बहुजन समाज की जो दूसरी ओबीसी जातियां हैं, आदिवासी जातियां हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, उनकी चर्चा खत्म हो गई।
सिर्फ ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण, दलित ब्राह्मण, और बाद में दलितों में भी सिर्फ चमार ब्राह्मण रह गए। जो बाकी जो वाल्मीकि जातियां थी या धनगर धानुक जातियां थी उनको भी साइड कर दिया गया। तो हम मान्यवर कांसीराम साहब बहुजन बनाना चाहते थे, बहुमत, और हम जा रहे हैं अल्पमत की ओर, तो उसका पतन होना निश्चित है। और वही कारण 2012 में 203 सीट के साथ जो पार्टी पूर्ण मेजोरिटी से सत्ता में थी, 2014 में शून्य में पहुंच गई, और तब से लेके आज तक वो नीचे ही जा रही है। कभी ऐसा मोमेंटम नहीं बना कि वो ऊपर आए। उत्तर प्रदेश में एक सीट के लाले पड़ गए। 2023 जो 22 का इलेक्शन हुआ, वो एक ठाकुर कैंडिडेट जीता है, अपने दम पे जीता है, उसका अपना खुद की पर्सनालिटी है, तो वहां से वो जीत गया, नहीं तो वो शून्य ही था कुल मिला के। दूसरे उत्तर प्रदेश सटे, दिल्ली में 6-7% वोट परसेंट होता था, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली में एक बार 14% तक वोट, यहाँ 14%, 2 विधायक भी रहे। कांसीराम के टाइम में हर स्टेट में हमको 1, 2, 3 लीडर भी दिखते थे। वो एक लीडरशिप डेवलप करने की प्रक्रिया चल रही। मायावती जी के टाइम में वो खत्म कर दी गई पूरी तरीके से। तो बिना लीडर के कितनी लंबी राजनीति कर लोगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी काम शुरू हुए कांसीराम साहब के बाद, वो पार्टी और मूवमेंट को गर्त में ले जाने के काम थे, और नतीजा आज हम सबके सामने है। इसलिए हमने समाज को चाहा कि भाई अब तुम तो कर ही रहे हो, लेकिन समाज में महापुरुषों का संदेश हम अपने स्तर पे देते रहेंगे। जो हमारे महापुरुषों का संदेश है, जो बहुजन फिलॉसफी है, उसकी बात हम करते रहेंगे। वो काम हमने 2010 से लेकर 2018-19 तक किया। इसके बाद लोगों ने कहा कि भाई जब चुनाव आता है तो हम किसको वोट करें। सवाल था लोगों का कि भाई अगर हम भाजपा को वोट नहीं कर रहे, कांग्रेस को वोट नहीं कर रहे, बीएसपी को भी नहीं करना है क्योंकि वो भी ब्राह्मणवाद का अड्डा बन गई, तो वोट कहाँ करें, ऑप्शन क्या, विकल्प क्या है। तो देश भर के लोगों की चाहत के हिसाब से फिर हम लोगों ने उस मूवमेंट को, हमने पार्टी का नाम दिया, उसको रजिस्टर्ड कराया, और सरदार जीवन सिंह जी के नेतृत्व में, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार जीवन सिंह जी, उनके नेतृत्व में हम 2019 से काम कर रहे हैं। और अलग अलग तरीके से हमने अभी 2020 में हमने आनंदपुर साहिब से मान्यवर कांसीराम साहब के जो जन्म स्थान है तिरथीपुर बुंगा साहिब, 18-20 किलोमीटर की दूरी हमने पैदल लाठी यात्रा करके, पेरियार लाठी यात्रा करके हमने एक यात्रा करी थी। लाठी यात्रा बढ़िया। हाँ, पेरियार लाठी यात्रा। इसके बाद उससे पहले हमने 2013 में 7 राज्यों में हमने साइकिल यात्रा करी थी, 50 दिन में करीब 5,000 किलोमीटर की। उसमें हमने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा से होते हुए हमने 26 अलीपुर रोड से यात्रा शुरू करी थी, और पूरा घूम के हम 50 दिन साइकिल चला के मान्यवर कांसीराम साहब के जन्म स्थान में हमने उसका समापन किया था। उसके बाद हमने प्रबुद्ध भारत यात्रा करी, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके बोध गया तक थी। उसके बाद हमने पिछले 2022 में हमने काशी गया, यहाँ से बनारस से मान्यवर कांसीराम साहब के यहाँ तक एक और यात्रा करी। व्हाट इज नेम ऑफ दैट यात्रा? पेरियार कांसीराम। हाँ, पेरियार कांसीराम संदेश यात्रा, वो हमने 4 व्हीलर से की थी। इसके बाद 2023 में हमने प्लान किया कि हमें पूरे देश में घूमना चाहिए, और मान्यवर कांसीराम साहब के टाइम के जो सिपाही हैं उनसे मिलना चाहिए। 2023 में 20 जनवरी से हमने बिहार में जो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है तख्त श्री पटना साहिब, वहाँ से हमने यात्रा शुरू की, और बिहार से होते हुए झारखंड, झारखंड होते हुए बंगाल, बंगाल होके उड़ीसा, उड़ीसा से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हाँ वो पूरा बेल्ट वहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी, पांडिचेरी तक गए। फिर केरल से होते हुए केरल, गुजरात होते हुए महाराष्ट्र होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए हम
उसको भी हम मान्यवर कांसीराम साहब के जन्म स्थान में उसका भी समापन किया। अब सवाल ये है कि हम बार बार मान्यवर कांसीराम साहब के पास ही क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब की जो फिलॉसफी है वो कामयाब फिलॉसफी है, उसको जिंदा रखना हमारा दायित्व। अगर कांसीराम की फिलॉसफी में हम काम करते हैं, उसको जिंदा रखते हैं, तो तभी समाज सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा कोई फिलॉसफी नहीं, उत्तर भारत में कम से कम। कांसीराम की जो बहुजन फिलॉसफी है उसको हमारे लोग, हमारे खुद के नेता, पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के नेता नहीं समझ पाए, लेकिन आज उस रणनीति पे चल के भाजपा कई प्रदेशों में शासन कर रही है। जिस ओबीसी एससी एसटी को जोड़ने की पहल कांसीराम साहब ने शुरू की थी, उसको मायावती ने छोड़ दिया, लेकिन भाजपा उस एजेंडे पे चल रही है। अपना एजेंडा पूरा करने के लिए उस रणनीति को अपना रही हो। तो सारे जो बैकवर्ड कम्युनिटी सबको उसने जोड़ा। और ये जोड़ने का तरीका किसने बताया था? कांसीराम ने। वो तरीका बीएसपी को अपनाना चाहिए था, उसने छोड़ दिया। तो कांसीराम की फिलॉसफी असफल नहीं है, कांसीराम की फिलॉसफी सफल है। अगर लोग उस पर काम नहीं करेंगे तो सफलता मिलेगी, जो काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, दक्षिण भारत में पेरियार का द्रविड़ आंदोलन, उसने वहां से ब्राह्मणवाद को जड़मूल से खत्म किया। जब उन्होंने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत करी, इसके बाद 1948 में उन्होंने उस आत्मसम्मान आंदोलन को द्रविड़ कजगम में कन्वर्ट किया। बाद में उसी आंदोलन से डीएमके या आईडीएमके जैसी पार्टियां निकली, और उन्होंने वहां जो एक छत्र कांग्रेस का शासन था उसको खत्म किया। आज एक सीट के लिए कांग्रेस तरसती है, 500-300 वोट के लिए भाजपा तरसती है। एक विधायक, एक सांसद ब्राह्मण तमिलनाडु में नहीं है। ब्राह्मण सांसद छोड़िए, वहां एक पंचायत वार्ड का एक मेंबर नहीं। ये जो तमिलनाडु में जो ब्राह्मणों का जड़मूल से वहां सफाया हुआ, वो पेरियार की जो द्रविड़ क्रांति थी उसकी वजह से हुआ। तो हम चाहते हैं कि जो बहुजन समाज है वो पूरे देश में, कहीं थोड़ा परसेंट कम है, कहीं थोड़ा परसेंट ज्यादा है, लेकिन है पूरे देश में। तो जो दक्षिण और उत्तर का गैप है उसको हम दो कामयाब आइडियोलॉजी को साथ लाके उस गैप को खत्म करें, और हम राष्ट्रीय स्तर का मूवमेंट क्रिएट करें, सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट करें। जो राजनीतिक समझ है वो कांसीराम से हमने ली है, जो सामाजिक समझ है वो पेरियार से हमने ली है, और इसीलिए हमने अपनी पार्टी का नाम बहुजन द्रविड़ पार्टी रखा। बहुजन मतलब बहुजन आंदोलन का प्रतीक, और द्रविड़ मतलब द्रविड़ क्रांति का प्रतीक। दूसरी चीज ये है कि बहुजन हमारा संख्या बल है, नंबर्स हैं हमारे। द्रविड़ हमारी आइडेंटिटी है। मूलतः हम सिंधु घाटी के वासी सब द्रविड़ लोग हैं। यहाँ की जो पुरानी सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, वो द्रविड़ सभ्यता है। तो यहाँ मुख्य लड़ाई दो नस्लों के बीच है, द्रविड़ और आर्यंस के बीच। जिसको आज हम ब्राह्मणवाद कहते हैं, वो आर्यों के रक्षक हैं। आर्यों द्वारा स्थापित की हुई फिलॉसफी है ब्राह्मणवाद। और ये जो द्रविड़िज्म है, द्रविड़ों की मानवतावादी फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी से आगे आके तथागत बुद्ध आए, बाद में बहुत सारे राजा महाराजा आए, वो सब द्रविड़ विचारधारा के लोग थे, द्रविड़ संस्कृति के लोग थे। इसलिए पहचान के तौर पे भी पार्टी का हमारे नाम आप समझ सकते हैं, बहुजन द्रविड़ पार्टी। दो विचारधाराओं के मेल के तौर पे भी आप देख सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इस पार्टी को हम राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करें, और ज्यादा से ज्यादा हम जो प्रशिक्षित एम्बेसडर तैयार करें। उसके लिए हमने कैडर कैंप्स डिजाइन कर रखे हैं, हम युवाओं को कैडराइज कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर युवाओं के पास ऊर्जा है, कार्य करने का उत्साह है, अगर उनको हम प्रॉपर ट्रेंड करते हैं, तो वो हमारी बात को समाज तक जल्दी पहुंचा सकते हैं। तो एक तो पार्टी की विचारधारा के आधार पर हम ट्रेंड कर रहे हैं अपने एम्बेसडर को।
दूसरी चीज, हम अपना खुद का मीडिया, अपना खुद का राजनीतिक केंद्र जो प्रशिक्षण है, हम कहीं कहीं अगर किसी होटल में प्रशिक्षित करते हैं लोगों को, तो वो सिक्योर नहीं होता, वहाँ उनके कैमरे होते हैं, उनकी पूरी कंट्रोल होता है उसमें। तो इसलिए हमें अपने खुद के प्रशिक्षण केंद्र चाहिए, जहाँ बैठ के हम 2-3 दिन अपनी बात को डिस्कस कर सके, अपनी रणनीति पे बात कर सके। तो ऐसे हमें पॉलिटिकल जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो भी बनाने। अभी तमिलनाडु में एक करीब 1 एकड़ में एक ट्रेनिंग सेंटर सर का फार्म हाउस है, वहाँ पे हम लोगों ने स्कूल ऑफ मीरी पीरी नाम से बनाया, उसमें हमने 2-3 कैडर कैंप भी किए हैं। तो ऐसे ऐसे पॉलिटिकल ट्रेनिंग सेंटर हम चाहते हैं कि नॉर्थ में भी बने। तमिलनाडु में तो ऑलरेडी बने हुए हैं और भी हैं, लेकिन आज जरूरत, हाँ, आज जरूरत है नॉर्थ इंडिया में ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स की। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो हमें डेवलप करने की जरूरत है। हमें अपने लोगों को अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पहुंचाएंगे, तभी वो प्रॉपर पहुंचती है। तो ये तमाम चीजें जब डेवलप होंगी तभी एक कंप्लीट परिवर्तन की ओर हम बढ़ पाएंगे। तो इसलिए इन सारे जो सेक्शंस हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। अभी हम इनिशियल स्टेज में हैं, शुरुआती अवस्था में है, इसलिए चीजें उतना दिख नहीं रही, लेकिन हमारी जो काम करने की शैली है, हमारी जो सोच है वो क्लियर है कि जब हम इस मूवमेंट को चला रहे हैं तो इसको मंजिल तक पहुंचाना है। हम कितनी दूर ले जाते हैं, उसके बाद की भी हमें व्यवस्था करनी है कि हमारे बाद उसको कौन कंटिन्यू करेगा, उसकी व्यवस्था भी करनी है। जो चुनाव आते हैं, हम चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी विधानसभा चुनाव आए थे, तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हमने लड़े थे। हमारे कैंडिडेटों को वोट तो उतने नहीं मिले, 4,000-5,000 तक वोट मिले, लेकिन चुनाव हम इसलिए लड़े थे, चुनाव एक माध्यम होता है अपनी विचारधारा को लोगों तक फैलाने का। तो हम अपने जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से, हमारी जो हैंड बिल्स हैं उसके माध्यम से हम अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो वोट मिल रही है उससे हमारी पार्टी की मान्यता बन रही है, लोगों में पार्टी का नाम जा रहा है, विचारधारा जा रही है। इसलिए चुनाव लड़ने अभी जरूर, हमको पता है कि हम पहला चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कांसीराम जी भी कहते थे कि पहला चुनाव जो है तो सीखने के लिए होता है, दूसरा चुनाव हारने के लिए होता है, और तीसरा चुनाव में जाके हराने का काम होता है। तो टिकट बनाना, जो कांसीराम जी ने कहा था कि टिकट बनाना हम सिखा रहे हैं, तो वो टिकट बनाने का जो कल्चर है वो हम सीख रहे हैं। तो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी हमने पूरे देश में करीब 40 प्रत्याशी उतारे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार जीवन सिंह जी, जहाँ से मानवर कांसीराम जी 96 में सांसद थे, होशियारपुर सीट से, वहाँ से आप कैंडिडेट थे। मैं स्वयं मध्य प्रदेश की सतना जनरल सीट थी, वहाँ से मैं कैंडिडेट था। हमें 5,000, 6,000 जितने भी हमारे कैंडिडेट है, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 वोट मिले, लेकिन हमने अपनी बात लोगों तक चुनाव प्रचार के माध्यम से पहुंचाया, और लोगों में एक चर्चा बना कि हाँ, इस तरीके से भी काम करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, तो हमें लोगों का माइंडसेट भी समझने को मिलता है, लोगों की एक्चुअल पोजीशन क्या है, उनका इंटेलेक्चुअल स्टेटस क्या है, उनका आर्थिक स्टेटस क्या है, उनका सामाजिक स्टेटस क्या है। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तब एक्चुअलिटी का पता चलता है। तो हम तो ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं कि बेचारे, तो लग रहा है कि इस युग के लोग ही नहीं हैं। तो जब आप राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्र का जो नक्शा है वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब जैसे हमने करीब करीब 10 साल से मैंने पूरा देश घूम के देखा है, तो करीब करीब हमें हर स्टेट का पता है, कहाँ क्या कल्चर है, क्या लैंग्वेज है, क्या खान पान है, कैसा लोग सोचते हैं। तो अगर आपको किसी चीज के बारे में पता हो तभी तो आप उसके लिए पॉलिसी तैयार कर पाओगे। इसलिए यात्राएं भी जरूरी हैं, भ्रमण भी जरूरी है, लोगों से मिलना जुलना भी जरूरी है।
ये सारा काम एक राजनीतिक एक्टिविटी का हिस्सा है। उसके लिए हमने लोकसभा चुनाव लड़ा, 40 सीटें हमने लड़ी। अब अभी शुरुआत में 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली असेंबली इलेक्शन है। फरवरी मार्च के आसपास है। हो गया, शुरुआती महीनों में ही है, फरवरी मार्च में। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दिल्ली की जो 70 सीटें हैं उन सभी सीटों में हम अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लोगों को एक विकल्प देने का काम करेंगे। उसके उस चुनाव के माध्यम से हम लोगों तक अपनी विचारधारा, जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा, वो लेके जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि आप इसको अपना राजनीतिक विकल्प बना सकते हैं। ये आपके सामने हम दे रहे हैं विकल्प, ऑप्शन है। क्योंकि बिना ऑप्शन के कैसे काम चलेगा? अगर आप ऑप्शन नहीं देंगे लोगों को तो बातें कितनी भी कर लें, लेकिन अगर लोगों को चुनने का ऑप्शन नहीं देंगे तो वो वोट का टाइम जब आएगा तब तो वो उधर ही जाएंगे, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी। तो हमें लोगों के लिए विकल्प भी तैयार करने चाहिए। और आज दिल्ली क्या, पूरे देश में मैदान खाली है। ब्राह्मणवादियों के अलावा कोई भी दूसरा तीसरा पक्ष नजर नहीं आता। तो अभी पूरे देश में काम करने की जरूरत है। बहुजन मूवमेंट को पुनर्जीवित करके पूरे देश में उसको विस्तारित करने की जरूरत है। और ये काम अगर तेजी से होगा तभी ब्राह्मणवाद पे लगाम लगेगी। नहीं, अगर हम ब्राह्मणवाद को खुला छोड़ दिए तो ये खुले सांड की तरह है, जो किसी को भी सींग उलेलता रहेगा, उगलता रहेगा। इसलिए हमें जो है तो ब्राह्मणवाद पे लगाम भी कसनी है। और लगाम कसने से पहले हमें जो है तो खुद तैयार होना है, खुद सीखना है। तो ये सारी प्रक्रिया अभी चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में 70 की 70 सीटें लड़ें। और आप लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आप लोग भी इस कोशिश को आगे बढ़ाएं। और हम अगर मिलजुल के प्रयास करेंगे तो हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। तो 2019 में पार्टी बनी है। अभी तक हमने कई यात्राएं की है, साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा, 4 व्हीलर यात्रा। जो हमने 2023 में यात्रा की थी उसका नाम था बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु बहुजन भाईचारा यात्रा। जो ये बेगमपुरा है, बेगमपुरा का मतलब है सारोलेस कंट्री, दुख रहित देश। एक ऐसा देश जहां कोई अशिक्षा ना हो, कोई धार्मिक आतंक ना हो, कोई जातीय भेदभाव ना हो, हद से ज्यादा कोई टैक्स ना हो, कोई किसी का जातीय धार्मिक शोषण न करता हो। ये ऐसा एक देश सदगुरु रविदास महाराज की एक विजन है। उन्होंने 600 साल पहले इस विजन को दिया था। और जो सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें ये बेगमपुरा का थॉट दर्ज है। इसलिए मानवर कांसीराम साहब भी कहते तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम में एक बार सवाल उठा पार्लियामेंट में कि कांसीराम जी का तो कोई मैनिफेस्टो ही नहीं है, कोई घोषणा पत्र ही नहीं है। तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि हमारा जो घोषणा पत्र है वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें 36 गुरु भक्तों की बानियां संकलित, और वो जो 36 गुरु महापुरुष हैं, भगत हैं, वो बहुजन समाज से ही हैं, अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश से। तो जो उन्होंने पीड़ा, जैसे रविदास, कबीर, नामदेव ने जो ब्राह्मणवाद का दंश झेला, वो पीड़ा उन्होंने जाहिर की है, उससे ऊपर उठने के रास्ते बताए, वही उनकी बानियां। तथागत बुद्ध के टाइम में जो जाति व्यवस्था का जकड़न था वो इतना खतरनाक नहीं था जितना कि मिडिल एज आते आते हो गया। तो जो तथागत बुद्ध के टाइम की जो बातें हैं वो शांति की, सील की, करुणा की बातें हैं। आज ये सारे गुणों को ब्राह्मणों को सीखने की जरूरत है। अहिंसा ब्राह्मणों को सिखाने की जरूरत। हम क्या अहिंसा सीखेंगे? हम तो
हम तो पहले ही अहिंसक हैं, हम तो पहले ही करुणाशील हैं। आज हमें शांति की नहीं, क्रांति की जरूरत है। क्रांति के बाद शांति आएगी, वही असली शांति होगी। इसलिए आज हम बहुजन द्रविड़ समाज से आह्वान करते हैं कि जो सामाजिक राजनीतिक क्रांति है उसके लिए तैयार रहें, उसके लिए आगे आएं, और जब ये क्रांति संपन्न होगी तभी फिर असली शांति और असली बुद्धिज्म का बोलबाला होगा। और इसके पहले हम यहाँ पे कोई मानवता की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो सत्ता है वो अमानवीय लोगों के हाथ में, और अमानवीय लोगों से क्या मानवता की आप जो है तो उम्मीद कर सकते हैं। तो मानवता की उम्मीद तो मानवीय लोगों से की जा सकती है। यही एक छोटा सा परिचय है बहुजन समाज पार्टी के अस्तित्व में आने और आज तक के हमारे जो क्रियाकलाप है उस सब का। तो जय कांशीराम।